बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने कल चैप्टर 6 ख़त्म किया था। उसकी ज़रा पास पेपर देखते हैं। 2 पास पेपर मैंने घर से करने के लिए भी दिए हुए थे। फर्स्ट वन 2015 का पास पेपर है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बाद में एक्सप्लेन कर चुका, और वो आपको आइडिया होगा कि मैंने 3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी। Briefly explain the modes of discharging a contract by act of the parties to the contract unless the provision of contract act अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग पूछ रहा है आपसे। तो हमने कई मोड्स पढ़े जिसमें एग्जैक्टली सो मोड ऑफ डिस्चार्जिंग उसने मल्टीपल पूछ लिए उसने आपसे, तो उसने आंसर देखें उसको उसी एंगल से किया है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के मल्टीपल मोड्स, इवन के जो आप यहाँ पे अगर गौर करो तो क्या क्या आंसर लिखे हुए हैं जो उसने, हम ढूंढ लेते हैं। नोवेशन की बात की है सेकंड पैरा में, अगर आप देखो, ठीक है, ये वाली। फिर वो जो एक्सटेंसिव वो जो याद होगा आपको सिंगल वाली बात थी वो थी, और रीजनेबल फैसिलिटीज़ वाली, तो उसने सारी बातें मिक्सचर करके एक जगह पे डाल दी। तो ये तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तालिब वॉज इंटेंडेड टू बशीर, स्प्रिंग 2009 का क्वेश्चन है। तालिब वॉज इंडेप्टेड टू बशीर फॉर 10,000 ऑन तालिब रिक्वेस्ट बशीर एग्रीड टू एक्सेप्ट जहांगीर एज हिज डेटर। Jahangir failed to make the payment on due date. Under the provision, you are required to explain whether Bashir can now demand payment from Talib. जी, नोवेशन है ये। तो एक पार्टी, न्यू पार्टी ने ऑब्लिगेशन ऑप्ट कर ली है, तो जब एक दफ़ा न्यू एग्रीमेंट हो गया तो ये ओल्ड एग्रीमेंट पे क्या हो जाएगा, भारी पड़ गया, राइट। ओल्ड एग्रीमेंट रिप्लेस, न्यू एग्रीमेंट रिप्लेस द ओल्ड वन। और उस केस में अब अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया भी है जहांगीर ने, तो बशीर क्लेम वापस जाके नहीं कर सकता तालिब से। तालिब रिलीज हो चुका है फ्रॉम हिज लायबिलिटी। आगे चलते हैं, जो मैंने घर से करने के लिए दिए थे और जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। Lalchi trader agreed to supply cotton yarn to Fuzzy Textile at a fixed price for 1 year. 3 months after the formation of the contract, the price of yarn increased sharply. Price बहुत बढ़ गई raw material की, making it commercially unviable for Lalchi trader to continue to supply at the agreed price. अब उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि वो उतने पैसों में परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर they terminated the contract on the ground of difficulty या impossibility of performance। तो लालची ट्रेडर ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वायबल नहीं है, सो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। whether the contract would be discharged under the above circumstances, जी, नो। इसका मतलब ये एक्सक्यूज जो है ये बहाना नहीं चलेगा। लेकिन एग्जामिनर को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि हमें किस अंदाज से एग्जामिनर को समझाना है। देखो मैंने ये कहा था एग्जामिनर एक बहुत अच्छा रीडर है, बट उसने कहने कि मुझे केस समझाओ, तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे हो, तुम जो एकदम मुझे कंक्लूजन सुना रहे हो इस तक पहुंचे कैसे हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक बेस्ट अंदाज ये होगा, मैं उसको समझाऊं कि सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है। फिर उन केस में मैं उसे समझाऊं कि अच्छा ये तुम्हें समझ आ गया, अच्छा आप समझो कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि कुछ ऐसे एक्सक्यूजेज हैं जो बहाने, और ये जो आप अभी बहाना बना रहे हो अनवायबिलिटी का, या लेस बेनिफिशियल हो गया है या मोर कॉस्टली हो गया है, ये बहाना नहीं चलेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। यहां पे आके आप उसे कंक्लूजन दोगे, तो आप उस रीडर को लीड करोगे फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ना कि उसे डायरेक्ट बताओगे ये सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो भाई वो कहेगा सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, मुझे ये तो समझाओ कैसे पहुंचे हो यहाँ तक। बात समझ आ रही है जी? मैं चेक करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, कैमरा स्टॉप करके फिर चेक करता हूँ, ठीक है। बात समझ आई? तो मैंने अंदाज समझा दिया कि तरीका क्या होगा। और व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर वर इंपोर्टिंग yarn एंड गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स इंपोर्ट। ये अब ये वो का एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो ये इवेंट क्या हो गया, इवेंट अनकंट्रोलेबल हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। अब पॉसिबल नहीं है, सॉरी इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्म नहीं कर सकते वरना अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। इसमें डैमेजेस नहीं होंगे, ऊपर वाले में अवेलेबल है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी पैटर्न के ऊपर ये देखो, ये सवाल आया था स्प्रिंग 15 में, इसी पैटर्न पे आईकैप ने दोबारा सवाल पूछा स्प्रिंग 2020 में, और सेम सवाल है। तो सिर्फ फर्क है कि इमरान ट्रेडर आ गया अब, और उसने मिनहास ऑयल के साथ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स प्राइस के ऊपर, पर डंपर जो भी है उसका, उन्होंने जो उसको वो किया हुआ एक्सट्रैक्शन वाली फील्ड का जो यूज़ किया है,
चलो ठीक है, 6 मंथ्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट वही हुआ, नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और फिर वो कहता है बताइए क्या ये डिस्चार्ज हो गया। तो वो जो अभी ऊपर पढ़ के आए हो 7 का पार्ट ए, वो उसने 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट क्वेश्चन 8 में पूछा है, यानी 2020 में रिपीट किया। तो फिर हम वही अंदाज इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे भाई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सेप्शन, बहाना नहीं चलेगा, और फिर हम अपना कंक्लूजन देंगे। देन जी रीसेंट अटेम्प्ट में ये एक सवाल आया, स्प्रिंग 2022 BT agreed to supply 900 automatic machines to Osmium Limited. Machine were to be imported from Singapore. However, the machine could not be imported due to political unrest in Singapore. BT ने inform किया OL को कि that import from Singapore is impossible. Therefore, machine may instead be imported from Taiwan. Discuss कीजिए whether BT excuse is valid। पहले यहां तक रुकता हूं, क्या BT का excuse valid है? एक्सेप्शन में आती हैं ये बहाना, इसका मतलब ये सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी में नहीं है, और ये जो इसका एक्सक्यूज है ये वैलिड नहीं है। अब आगे बात पढ़ते हैं। एंड वेदर OL इज बाउंड टू एक्सेप्ट द मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। आनी कहां से थी? सिंगापुर से। क्या OL बाउंड है कि BT उसे सिंगापुर की बजाय ताइवान से मंगवा के दे रहा है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम तुम्हें जापानीज प्रोडक्ट की जगह यूएसए चाइना से मंगवा के दे दूं, एक्सेप्ट करोगे? नो, सोचो जरा, थोड़ा सोचो। OL इज बाउंड टू एक्सेप्ट किस तरफ लीड करना चाह रहा है? जरा सोचो, दोबारा केस स्टडी पे गौर करो। तो ठीक है ना? नहीं, और सोचो। ठीक है, ब्रीच में चला जाएगा अगर हमने ना किया परफॉर्म, लेकिन वो कह रहा है देयरफॉर मशीन में इंस्टेड भी इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। हाँ, हम तुझे सिंगापुर से नहीं ताइवान से मंगवा देता हूँ। सिर्फ सिंगापुर वाली हो, ठीक है, और भी तो सोचा जा सकता है। दोनों एग्री भी तो कर सकते हैं। किसके? दोनों एग्री भी तो कर सकते हैं ताइवान पे। वो क्या बनेगा? ऑल्टरनेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन। तो यस, एग्जामिनर आपको उस तरफ लेके जा रहा है कि भाई अगर OL बाउंड हो जाएगा, अगर OL ने एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम ताइवान, अगर टर्म्स एंड कंडीशन दोनों ने एग्री कर लिए म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर जनाबे वाला OL बाउंड है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा। क्या बात समझ आई? चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन देखो तो उसमें वो चीज एक्सप्रेस नहीं हुई, लेकिन मेरे नजदीक वो सोल्यूशन में चीज एक्सप्रेस होनी चाहिए। ठीक हो गया जी? आपकी वाली बात लिखी हुई है उन्होंने ब्रीच हुआ, बट देखो एक प्रॉपर आप ये इफ के साथ आंसर कर सकते हो कि भाई इफ अगर दोनों एग्री करके ऑल्टरनेशन के ऊपर, टर्म्स के ऊपर, तो न्यू एग्रीमेंट विल फॉर्म, और उस केस में फिर OL बाउंड हो जाएगा टू एक्सेप्ट दैट मशीनरी फ्रॉम ताइवान। क्लियर होगी बात जी? चलो जी, इसके साथ ये चैप्टर विद ऑल इट्स पास पेपर खत्म हो गया जी। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड चैप्टर 7 में। इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर मैं खुलासा कर दूं थोड़ा सा समरी, तो हम लोग परफॉर्मेंस के कुछ असूल समझ रहे होंगे। देखो अभी तक हमने समझे हैं जो असूल, वो इंडिविजुअल के असूल थे। हम हमेशा दोनों साइड्स पे देखते थे कि एक एक पार्टी है, एक बंदा ऑफर करे, एक एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक साइड के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोमिजर हो या एक से ज़्यादा प्रोमिजी हो। मतलब आप किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फर्म में तो पार्टनर्स होते हैं, वो तो एक से ज़्यादा हैं, वो तो 4, 5, 10 लोग मिलके फर्म चला रहे हैं, तो 10 लोगों के साथ भी तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कई दफ़ा। तो उसके असूल क्या होंगे परफॉर्मेंस के? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, अच्छा अगर एक से ज़्यादा पार्टी हो एक साइड पे, यानी ज्वाइंट प्रोमिजर कह लूँ या ज्वाइंट प्रोमिजी कह लूँ, कोई फर्क पड़ता है? भाई पोजीशन ही है ना सिर्फ। फर्म, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल और फर्म के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, बेटे आप इस तरह बनाओगे ना, आप कहोगे यार ये सलमान साहब का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक अदद फर्म के साथ जिसके 3 पार्टनर हैं सपोज, ठीक है, X, Y और Z।
तो बेटे आप इसे ज्वाइंट प्रोमिसी कह लो या ज्वाइंट प्रोमिजर कह लो, कोई फर्क। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइंट प्रोमिजर या प्रोमिसी मौजूद हो तो क्या होगा। मेरी बात समझ आई है? अच्छा जी। सो ज्वाइंट प्रोमिजर, ज्वाइंट प्रोमिसी का कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बात करता है कि परफॉर्मेंस कैसे डिटरमिन होगी। दूसरी बात, यहाँ पे आके हम पढ़ेंगे कि टाइम और प्लेस के ऊपर कुछ असूल हैं कि यार देखो, एक मैं अगर तुम्हें से सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर तुम्हारी आज कल और बर्थडे है तुम में से किसी की, और तुम अगर आज ऑर्डर करते हो केक का, कस्टमाइज केक का, वो कहते हैं जी ठीक है आपको मिल जाएगा कल, ठीक है। सो आप कल जाते हो, वो कहते हैं सर सॉरी आज बहुत बिजी थे, ऐसा कीजिएगा कल 2 ले लीजिएगा, कल एक एक्स्ट्रा देंगे आपको। हमारे किस काम का? इसका मतलब है आप जो बेकरी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे हम यूं बोलते हैं टाइम वाज द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जान है कॉन्ट्रैक्ट की। और अगर आपने टाइम पे फुलफिल ना किया तो दूसरी पार्टी कहेगी अब मुझे क्या फायदा, अब मुझे क्या करनी है गुड्स तेरी, तू मुझे 2 पाउंड एक्स्ट्रा भी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? सो इस तरह के कुछ असूल टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक हो गया। दूसरा, प्लेस भी सम टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसा फॉर एग्जांपल मेरी सम आप बहुत से ऐसे इधर लाहौर की कंपनीज देखोगे जिनका हेड ऑफिस गुलबर्ग में होगा और जिनकी फैक्ट्री शायद कहीं पे सुंदर में और मांगा मंडी इन साइड्स पे होगी। तो भाई रॉ मटेरियल कहाँ चाहिए? यूनिट्स पे फैक्ट्री में चाहिए कि हेड ऑफिस में रॉ मटेरियल चाहिए? तो कोई बंदा बेवकूफ़ी होगा ना अगर वो आपको कंटेनर लेके गुलबर्ग पहुंच जाके लें जी उठा लें माल। बात समझ आ रही है? सो टाइम और प्लेस के ऊपर कुछ असूल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरी बात, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में यहाँ पे कुछ असूल गिवन है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मैंने बताया था कि अगर हम एक चीज़ के बारे में सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, लाइक इज द सेंस मैं ये जो प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी वही प्रॉमिस कर रहे हो मेरे साथ, मैं सेलिंग का प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बाइंग का प्रॉमिस कर रहे हो, और हम दोनों की टर्म्स भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो फिर इसका मतलब है ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। तो उसके कुछ असूल हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने एक्चुअली में इन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करनी है। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझना है। लो पहले तो बहुत आसान आसान पुरानी वाली बातें करता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज समझाई थी, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे? वो नहीं, जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट की आप चाहते हो वही परफॉर्म करे, और अगर इम्पर्सनल नेचर के हो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। राइट, ऐसे ही है। जरा पढ़ो परफॉर्मेंस का पहला असूल। कहता है पर्सन बाय होम प्रोमिसेस टू बी परफॉर्म्ड, कहता है प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो कहता है द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर ओनली। बात समझ आ गई? पढ़ो से छोटी सी एक एग्जांपल दो है, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चलो आगे जी। Legal representative. Promiser bind the representative of the promise in case of death of such promiser before performance. कहता है अगर वो मर गया परफॉर्मेंस देने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो चुका हुआ तो कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे देखो एक लाइन लिखी, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि इसके बरक्स अगर कुछ नजर आए, यानी इसके बरक्स क्या नजर आएगा? पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड। और अब एक और बात यहाँ पे, मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देता। जितनी एस्टेट उसे इनहेरिटेंस में मिलती है, जितनी एस्टेट उसे डिसीज पर्सन की ट्रांसफर होती है, वो उस हद तक लायबल होता है। लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द, क्योंकि देखो बेटा वरना तो ये होगा कि बाप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और सारी जिंदगी जज़ाकल्लाह, सारी जिंदगी बेटा उसके बोझ तले दबा रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो कहेगा जी बाप से जितनी जायदाद ट्रांसफर हुई है मैं उस हद तक जिम्मेदार हूं, बाकी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या बात समझ आ गई? अच्छा आगे चलिए। अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, तो देखो बेटे कंपनी के जो मालिक होते हैं वो सारे काम खुद कर रहे होते हैं? नहीं, उन्होंने एजेंट रखे होते हैं। HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन, तो वो उनके एजेंट के तौर पे काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। लीगल नहीं बोलते उन्हें लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो होता है।
In other cases, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it. बात समझ आ गई? एग्जाम्पल 5 पढ़िए. पर्सनली, हाँ ठीक है, कोई नहीं, पैसों का कोई ऐसा मामला नहीं. पैसे वाला मामला देखो, खुद देखो, ये पर्सनल नेचर का है क्या? नहीं, कोई भी दे दे उसका उधार वापस. नहीं, टर्म्स आ जाए बेशक, ये नेचर तुम लॉ की नज़र में देखो ना, ये पर्सनल नेचर है कि इम्पर्सनल? क्या कोई और पर्सन उसके पैसे वाजिबात वापस नहीं कर सकता? एक पर्सन, अक्सर आप देखो कोई बिजनेसमैन मरता है तो उसके औलाद फौरन से पहले बिजनेस को टेकअप कर लेती है. ऐसा ही होता है ना, या यूजुअली एक दो बेटे साथ काम कर रहे होते हैं पहले ही. अब वो जो बिजनेस टेकअप हो जाता है बाय जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो भाई उसकी लायबिलिटी भी तो टेकअप होंगी. जब राइट्स के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आ गया तो लायबिलिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस फिर तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड, वो तुमने देना. जी, अगली बात पे चलूं. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. मैं जरा ये लाइन पढ़ता हूं, मुझे बताना है क्या बात लिखी हुई है. व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस of a promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. नहीं, नहीं, नोवेशन. अगर एक पार्टी कहता है बंदा प्रॉमिस एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, मैंने इससे ऑब्लिगेशन लेनी थी, मैंने उससे ले ली, इसका मतलब एग्रीमेंट, मेरा न्यू एग्रीमेंट फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इट्स कॉल्ड नोवेशन. तो मैं आफ्टरवर्ड्स इसके पास नहीं आऊंगा. तो एग्जांपल 6 पढ़िए प्लीज. जी डन. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट असूलों की तरफ. दो जी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ समझाने लगा हूं तो जरा समझिएगा, तो इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. लो जी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसमें आपको कुछ असूल सीखने को मिलेंगे, और असूल हैं कि एक तरफ जॉइंट प्रोमिजर हो या प्रोमिजी. तो मैं किसी भी तरफ ज्यादा लोग लिख दूं, कोई फर्क, मैंने जरा प्रोमिजर बोल दिया तो आपको कोई मसला है? सपोज अज्यूम कीजिए XYZ फर्म और मिस्टर ए के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. जॉइंट प्रोमिजर है एक साइड पे और एक साइड पे प्रोमिजी है. मैंने एक दो सवाल लिखे हैं उनके नीचे. मैंने लिखा है हु विल परफॉर्म. अकेला बंदा यही परफॉर्म करेगा. इस तरफ आ रहा हूं, उसकी ऑब्लिगेशन है परफॉर्मेंस, इसका राइट है टू रिसीव दैट परफॉर्मेंस. ऐसे ही है. हु विल डिमांड परफॉर्मेंस, ये अब क्वेश्चन आता है. तीन लोग हैं XYZ, कौन डिमांड करेगा परफॉर्मेंस? कोई भी कर सकता है. और रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं, अभी बात ही नहीं की उसकी हमने. अब मैं कुछ असूल बना लूँ. हाँ ठीक है, मैं अब ये देखो, ये रैंडम क्वेश्चन, रैंडम आंसर आ रहे हैं इसका, इसलिए लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया. लॉ ने कहा, अच्छा एक और चीज, ये एक बात मैंने पहले भी समझाई है, स्पेशल प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द. सो मैं अब जनरल प्रोविजन बताने लगा हूं. जनरल प्रोविजन कहती है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर हो, कौन परफॉर्मेंस डिमांड करेगा, ये राइट कौन एक्सरसाइज करेगा? वो कहता है दे विल एक्सरसाइज देयर राइट जॉइंटली, यानी XYZ मिलकर अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे. अदरवाइज ये राइट अकेला बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता. कहता है अगर X मर जाए, नॉर्दर्न एरिया में जा रहा था, खाई में गिर गई गाड़ी, कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ X, Y and Z. कहता है अगर दो जा रहे थे नॉर्दर्न एरिया में, खाई में गिर गई, दोनों गए, कहता है कोई बात नहीं, दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव Y Z के साथ मिलके अपना राइट एक्सरसाइज करें. कहता है तीनों जा रहे थे, तीनों मर गए, तो कह रहा तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली एक्सरसाइज करेंगे. सो जनरल प्रोविजन क्या है कि अगर कभी
ज्वाइंट प्रोमिसर को अपना राइट एक्सरसाइज करना है, सो दे विल एक्सरसाइज देयर राइट जॉइंटली। अब देख सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बरक्स अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट से स्पेशल अटेंशन आ रही हो, स्पेशल प्रोविजन आ रही हो, या स्पेशली तय कर लिया हो कुछ, स्पेशल अटेंशन, कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है ना एक्स वाई जी में वाई और जी ने कहा यार भाई हमें नहीं बिजनेस संभालना, बिजनेस एक्स तुम संभालो, तुम एक्टिव पार्टनर हो, हम एक्टिव पार्टनर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स अकेला अपनी राइट एक्स, क्यों, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जर्नल वन। सो अब मैं बताने लगा आई कैप ट्रिक प्ले कैसे करता है, आई कैप स्मार्टली कैसे स्टूडेंट को फंसाता है। वो केस बना के देता है, स्टूडेंट हतमी फैसला सुना के आता है, दे विल एक्सरसाइज देयर राइट जॉइंटली। स्टूडेंट ये लाइन लिखना भूल जाता है कि अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। भाई हतमी फैसला सुनाओगे वो काट देगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वो आई कैप के, अभी मैं तुम्हें सवाल भी दिखाऊंगा, आई कैप के जितने सवाल है आई कैप ने इसी तरह ट्रिक प्ले किया हुआ है। जहां पे स्टूडेंट लिखना भूल गया अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन, तो समझ लो उसने कहना ये तो हतमी फैसला है, ये बात तो गलत हुई। देखो मैं अगर आधी बात ये कहूं अब कि ज्वाइंटली एक्सरसाइज करेंगे, तो देखो मेरे बात जरा समझना, मैं कहूं एक्स वाई जी अपना राइट ज्वाइंटली एक्सरसाइज करेंगे, तो तुम तो हतमी फैसला बना दोगे ना कि भाई कोई भी ज्वाइंट फॉर्म हो उसमें सारे पार्टनर मिलके फैसला करेंगे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सो वो कहता है कि ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, वरना आप हतमी फैसला सुना रहे हो, हतमी फैसला अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा चलो, अगर ये बात समझ आ गई तो आगे चलूं, जरा एक और केस बना हुआ, जरा देखो। उसी केस में क्वेश्चन बदल गए हैं। अब अभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बदल गए, हु विल डिमांड परफॉर्मेंस, ओ यार ये अकेला है यही डिमांड करेगा, हु विल परफॉर्म ज्वाइंटली। तो जर्नल प्रोविजन वही कहती है कि ये राइट भी अपना एक्सरसाइज करेंगे तो ज्वाइंटली, ये अपनी लायबिलिटी भी फुलफिल करेंगे तो ज्वाइंटली, लेकिन अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द, कि अगर इसके बरक्स आपने कुछ तय किया हुआ है तो जैसा आपने तय किया वैसे ही होगा, अदरवाइज ऑल ऑफ देम विल परफॉर्म ज्वाइंटली। अगर एक मर गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकियों के साथ, दो मर गए दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जी के साथ, तीनों मर गए तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बात समझ आई? सो अब अगर मैं यहां तक की चार्ट्स के बाद एक कंक्लूड करूं तो मैं ये कहने लगा हूं, जॉइंट प्रोमिसर या जॉइंट प्रोमिसी का जो भी केस हो, अगर राइट एक्सरसाइज की बात आएगी तो वो जॉइंटली एक्सरसाइज करेंगे, अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की बात आएगी वो जॉइंटली फुलफिल करेंगे, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां तक बात समझ आ गई सारी? लो जी, अगर ये बात समझ आ गई तो एक चलिए आगे, ये मैं चार्ट, ये फ्लो चार्ट आपसे शेयर कर लूंगा, आप मुझे सिर्फ अपने ग्रुप में एक टैग कर देना फ्लो चार्ट का, तो मैं एक ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? नहीं तो आखिर में तस्वीर उतारनी होगी तो तस्वीर उतार लेना। बस मैं 5-10 मिनट और बोलूंगा ताकि मैं आपका होमवर्क भी उसके बाद चेक कर सकूं। लो जी, अब आते हैं लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ। देखो एक बार याद रखना, वैसे तो लॉ इन दोनों वर्ड्स को कई दफा मिक्स कर देता है, ऑथर मिक्स कर देता है, वरना मेरे नजदीक ये इस तरह है कि पहले आपकी आती है ऑब्लिगेशन, आप ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करो तो लॉ कहता है अब आपकी है लायबिलिटी। देखो ऑब्लिगेशन भी लायबिलिटी है, लेकिन लॉ में थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है नॉन कंप्लायंस का। यानी यहां पे खड़े हो तो कह रहा लॉ कह रहा है आपकी ऑब्लिगेशन है भाई आप 31 दिसंबर को तक अपना बिल जमा करवा दो, ये है ऑब्लिगेशन। लेकिन 31 दिसंबर क्रॉस हुआ, लॉ कहेगा तुम्हारी लायबिलिटी है कि अपना बिल अलॉन्ग विद द पेनल्टी जमा कराओ। बात समझ आई है? तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि थोड़ा सा फर्क है बस, ऑब्लिगेशन जरा नॉन कंप्लायंस से पहले पहले कहते हैं, लायबिलिटी उसके बाद, लेकिन आप अक्सर बुक पढ़ोगे तो आपको बुक में लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन मिक्स नजर आएगी। बात समझ आ रही है? सो परेशान नहीं होना, समझ आ गई है ना बात की? सो सपोज अज्यूम कीजिए आपके सामने केस है, मैं भी ऊपर से कुछ नहीं पढ़ रहा, ऊपर अज्यूम कीजिए ये एक प्रोमिसी है, वहां से दूसरी साइड से ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं, और ज्वाइंट प्रोमिसर ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। अब ए साहब किसका गला पकड़े? तीनों का लगा था,
या ज्वाइंट जनरल प्रीमियम नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लॉ कहता है भाई याद रखना ज्वाइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी, या ये देखो मैं लॉ ने एक अंदाज से बात करनी थी, आप इसे ज्वाइंट प्रोमिसर कह लो या ज्वाइंट प्रोमिसी कह लो, ये फर्क नहीं पड़ता। लॉ कहते हैं इनकी लायबिलिटी ज्वाइंटली भी होती है और सेवरली भी। इसका क्या, इसका मतलब ये ए के पास राइट है, वो चाहे तो जिसका मर्जी गिरबान पकड़ना चाहे इंडिविजुअली तो पकड़ ले, और अगर ज्वाइंटली पकड़ना चाहे तो ज्वाइंटली पकड़ ले। मतलब क्या कहने का है, वो चाहे तो एक्स वाई जी के खिलाफ, वो एक्स के खिलाफ केस फाइल करे और पूरी अमाउंट रिकवर कर ले, फर्म की अमाउंट, जो फर्म से पैसे लेने वाले हैं वो एक्स से रिकवर कर ले, वो वाई का गिरबान पकड़े वाई से रिकवर कर ले, जी का पकड़े जी से रिकवर कर ले, या चाहे तो एक्स वाई जी के खिलाफ, तीनों के खिलाफ केस फाइल करे और ज्वाइंटली रिकवर कर ले। यानी वो ये कहना चाहता है एक्स वाई जी की लायबिलिटी इंडिविजुअली भी है, सेपरेटली भी है, सेवरली भी है और ज्वाइंटली भी है। अब यहां पे एक छोटी सी बात, एक्स चूचा नहीं कर सकता कि भाई फर्म की लायबिलिटी है मैं क्यों दूं, मैं तो अपना हिस्सा दूंगा। ना 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 काका जी, उसने जिस पे उंगली रखनी है पूरी लायबिलिटी वो पे करेगा। इसे कहते हैं लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। वो उसको ना तकलीफ दो, आपस में बाद में लड़ते मरते रहना, वो तुम्हारे घर की बात है। उसको बोलते हैं लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। दो बातें मैंने समझाई हैं। देखो अब मैं इसको एक छोटी सी केस से समझाता हूं। अज्यूम कीजिए यहां पे हमारा केस में ए है ना, अज्यूम कीजिए ए ने एक्स के खिलाफ केस फाइल किया और लायबिलिटी पे करनी थी 60,000 फर्म ने। ए ने एक्स के खिलाफ केस सेवरली कर सकता है, एक्स ने पूरी अमाउंट रिकवर कर ली 60,000 की। क्या ये 60,000 रुपया एक्स ने पे करना था सारे का सारा? नो, ज्वाइंटली करना था। कितने कितने हिस्से में आ रहा था अगर इक्वल करें तो 20-20 एक्स ने तो 60 पे कर दिया। एग्जैक्टली अब एक्स ये अमाउंट पे करेगा, घर आएगा और वाई और जी को आके कहेगा चल भाई अपना अपना 20,000 का हिस्सा निकालो, मैं 60,000। तो ये कहते हैं लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ये घर के बाहर का बंदा ना, इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। फिर एक आती है लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। तो दो तरह की लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी और लायबिलिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ, या अमंग देमसेल्फ। टुवर्ड्स की बजाय अमंग कर लें, लायबिलिटी अमंग देमसेल्व्स। अब एक बात समझाने लगा हूं, यहां पे एक्स चूंचा नहीं करेगा, थर्ड पार्टी के सामने चूंचा घर आके बेशक जिस तरह मर्जी करे, तो ये लायबिलिटी पे जिस पे उंगली आ गई वो पे करेगा, फिर वो आके अपनी यहां से रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि जब ज्वाइंट लायबिलिटी हो तो सबकी इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, 20-20 हजार रुपया जिस तरह है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अच्छा, यहां तक अगर समझ आ गई तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा, आपस में शेयरिंग हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैपिटल नहीं कहते उसे, हम कहते हैं उनकी आपस में जैसे शेयरिंग डिसाइड है, क्योंकि जरूरी नहीं होता शेयरिंग कैपिटल पे डिसाइड हो। हमने आज तक यही सुना ना, जितना कैपिटल उतना परसेंटेज। कई दफा ऐसा नहीं होता, कई दफा ऐसा बंदा भी तो होता है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन पैसा लेके नहीं आता, स्किल पे आता है। यस, अब आ गए ना पॉइंट पे। तो कंसिडर उसकी कंट्रीब्यूशन तो होती नहीं कैपिटल, तो फिर उसका शेयर कैसे आता है? इसका मतलब म्यूचुअली डिसाइड होता है। इसलिए आप ये ना कहें, ये हतमी नहीं होता। जो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है वही लॉस शेयरिंग रेशो भी होती है। ऐसा नहीं होता मतलब अगर मैं 20% प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं तो मतलब इसका इंप्लाइड मीनिंग है मैं 20% लॉस भी शेयर करूंगा, अनलेस कि मैंने आप लोगों के साथ मुकमुका कर लिया हुआ है कि भाई मैं लॉस नहीं दूंगा और आप एग्री हो। तो ये पार्टनरशिप के केस में हम अक्सर कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो आपस में तय है तो तुम्हें क्या मसला। लॉ कहता है भाई तुमने आपस में क्या तय किया। इवन कि जब भी तुम्हारा पार्टनरशिप का केस जाता है वो कहता है लाओ पार्टनरशिप डीड, मैं देखूं इन्होंने आपस में क्या तय किया हुआ था, और फिर जैसा तय किया वैसा करते क्यों नहीं। बात समझ आइए जी? और कोई क्वेश्चन? वो कॉन्सेप्ट अभी भी है, अभी भी है, क्यों नहीं है? किसमें? हाँ, उसमें मैं जाके समझाऊंगा, वरना उस केस में अब यहां पे समझाऊंगा फिर वो सारे बाकी भी कंफ्यूज होंगे। वैसे समझा देता हूं, जो ट्रांजैक्शनल लॉसेज हैं उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन कल को जब अगर फॉर एग्जांपल कंपनी डिफॉल्ट, फर्म डिफॉल्ट कर जाती है तो वो अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। फिर होता ही है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करता है
तो अगर थर्ड पार्टी उस पर केस फाइल कर दे, वो उसके सामने चूंचा नहीं करेगा, लेकिन बाद में आके अपने पार्टनर से रिकवर करेगा कि मैंने तो देनी नहीं थी। हाँ, 100% रिकवर करेगा। वो कहेगा मैंने तो देनी नहीं थी, लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी ने मेरे पे उंगली रख दी है तो अब मैं दूंगा। अब मैं थर्ड पार्टी को दूंगा इसी तरीके से, बाद में घर आके कहूंगा मेरा सारे 60,000 निकालो वापस, मैंने तुमसे तय किया था कि मैंने नहीं देना, मैंने लॉस शेयर नहीं करना। जी, तो फिर लेंडर का नुकसान। लेकिन अदरवाइज यूजुअली होता ये है कि पार्टनर्स अगर इंडिविजुअली देखोगे तो उनकी वेल्थ बड़ी स्ट्रांग होती है, वेल्थ स्टेटमेंट, इतना पैसा उनके पास होता है कि वो बिजनेस के डेट पे कर सकें। देंगे ना, पर्सनल पॉकेट से देंगे, यही बोल रहा हूँ, पर्सनल पॉकेट का मतलब ही यही है, एसेट बिकेंगे अब आपके पर्सनल एसेट। तभी तो पार्टनरशिप को डिस्करेज किया गया 1932 को कि भाई ये क्या बकवास है, घर से बिजनेस करने आए थे घर भी बेच के जा रहे हैं, कि बिजनेस में लॉस हुआ तो घर भी बिकना पड़ गया, तो ऐसा क्या, और ये क्या बदतमीज, ये कौन सा मॉडल हुआ। फिर मॉडल में कंपनी का मॉडल सक्सेसफुल रहा कि भाई डूब भी गई तो तुम जानो और कंपनी जाने, हम क्या करें। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई जी। और कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाता है क्या मतलब? अच्छा, अब ये देखो वही केस है, एक मिनट से रुको, मैं वही केस डिस्कस करने लगा, 2 मिनट से दो, यही है जो आपका क्वेश्चन है कि एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। लो जी, एक्स का दिवालिया निकल चुका है, तो ए ने केस फाइल करेगा वाई या जी पे, बेवकूफ थोड़ी होगा वो एक्स पे फाइल करे अगर उसे पहले पता है, और अगर नहीं पता तो वो एक्स पे फाइल करके नुकसान उठाएगा। इसीलिए यूजुअली प्रैक्टिकली लोग ज्वाइंट केस फाइल करते हैं एक्स वाई जी पे, ताकि कोई एक डिफॉल्टर हो भी तो क्या करेगा, लॉ कहता है कि अगर एक्स अपनी लायबिलिटी पे ना कर सका तो ऐसा नहीं है तुम कहोगे 60 में से 20 माइनस कर लो, ये 60 कौन बियर करेगा, वाई जी, तो वाई जी बियर करके पे करके थर्ड पार्टी को सुकून से घर भेज देंगे, लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी पूरी कर दी वाई और जी ने। अब जब घर आएंगे तो वाई और जी कहेंगे लाओ भी पैसा ला अपना, तेरे हिस्से के पैसा 20,000 दिया या 10,000 हमारे हमने पल्ले से दिया है, तो लॉ कहेगा इसके खिलाफ केस फाइल कर दो, लेकिन थर्ड पार्टी को तकलीफ ना हो। सो वाई एंड जी विल बियर द टोटल लॉस, थर्ड पार्टी को तकलीफ, थर्ड पार्टी को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप गौर करो ना तो थर्ड पार्टी का लॉस नहीं हो रहा ज्वाइंट प्रोमिसर के केस में। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी एक यहां तक बात, आपका क्वेश्चन क्लियर बेटे, यही वाला था ना। अब सेकंड पॉइंट, एक और बस छोटा सा पॉइंट रह गया है कि अगर ए जो है, यही सिचुएशन होती है, ए जो है वाई के ऊपर केस फाइल नहीं करता एक्स के ऊपर, और वाई जी पे कर देता है, तो क्या वाई जी रोने लग जाएंगे एक्स पे क्यों नहीं किया, उसे क्यों रिलीज कर दिया, और क्या वो कहेंगे उससे रिलीज किया तो अब हम भी रिलीज हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये काम नहीं चलेगा। जिस पे उसने उंगली रख दी उनको, तो अब इसका मतलब उसने एक्स पे केस फाइल नहीं किया तो वाई जी बियर करेंगे, लेकिन क्या एक्स को उसने रिलीज कर दिया तो एक्स आपस में भी रिलीज हो गया, अमंग देमसेल्फ तो रहेगी। क्या बात समझ आई? तो उस केस में थर्ड पार्टी को आप ये नहीं कह सकते भाई मैं भी रिलीज हूं, ना 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 ना, वाई जी विल बियर द लॉस, लेकिन जब घर आएंगे तो वो कहेंगे एक्स को कि ला भाई अपनी कंट्रीब्यूशन निकाल। सो अगर एक्स रिलीज बाय मिस्टर ए, वाई एंड जी विल नॉट बी रिलीज्ड, और सेकंड पॉइंट, एक्स विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन द लॉस विद वाई एंड जी। एक बाहर की बात है, एक घर की बात है। बाहर की बात में तो उसे छोड़ दिया अगलों ने, घर की बात में वाई जी उसे नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे भाई इक्वली कंट्रीब्यूट कर। क्या बात समझ आई है जी? प्रिंसिपल्स कुछ समझ आए हैं? मैंने कोशिश की है कि जरा ये देखो, यही दो बातें नीचे लिखी हुई है, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी और लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। थर्ड पार्टी आपकी प्रोमिसी है और देमसेल्फ ये मतलब ज्वाइंट प्रोमिसर। तो ये दो लायबिलिटीज हैं जिनके ऊपर एक्चुअली में दो चैप्टर भी हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आपका इसी पे है। आपका जो पार्टनरशिप का चैप्टर है या आपकी इसी बुक का चैप्टर 12 और 13 वो इसी दो प्रिंसिपल पे है, क्या आपस की लायबिलिटी और थर्ड पार्टी की तरफ लायबिलिटी। क्लियर जी? अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं आपको चाहता हूं कि आप एक दफा बुक पे आओ और एक सवाल सॉल्व करो मेरे लिए, ये वाला स्प्रिंग 2010। मैंने भी पढ़ाया नहीं है बुक से, मैं बुक से पढ़ाता हूं, जरा एक सवाल सॉल्व करो, लेकिन प्लीज सोल्यूशन नहीं देखना। अच्छा, स्प्रिंग 2010 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3 था, जरा ये पढ़ो।
कल का लेक्चर अवेलेबल हो गया? जी हो गया, सवाल पढ़ लिया? बड़ा मजे का सवाल था, आईकैम ने बड़ा ट्रिकी प्ले किया था, 2010 का क्वेश्चन था, बड़ा मजे का क्वेश्चन था। स्टूडेंट काफी उसके चक्कर में ग्रैब हो गए थे उसके उस क्वेश्चन के अंदर ना। जी बात क्लियर। अब जरा देखो, उसने बस सियाना काम ये किया था, एक तरफ ज्वाइंट प्रोमिसर बना दिया और एक तरफ ज्वाइंट प्रोमिस। सुहेल एंड अफाक हैं, उन्होंने 2 मिलियन रुपया दिया मोहसिन, लैला और फैजान को ज्वाइंटली। ऑन द ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा, विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, सुहेल को नहीं बताया, अफाक ने क्या किया, मोहसिन के ऊपर केस फाइल कर दिया कि पूरी अमाउंट पे कर दे। अंडर द प्रोविजन वो आपसे पहला सवाल पूछ रहा है, क्या मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक? अनलेस, शाबाश, वही लाइन इंपॉर्टेंट थी। जरा देखो आईकैप ने क्या किया, आईकैप ने नीचे आंसर देखो, अफाक अलोन कैन नॉट कंपेल टू मेक पेमेंट अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर। तो बात वही की उसने कि आपने पॉजिटिव अंदाज में की, उसने नेगेटिव अंदाज में की कि भाई नहीं कर सकते अनलेस की कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो जाए फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ आई? बिकॉज फिर लिखा कि राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद ऑल ऑफ देम जॉइंटली। क्या कहानी समझ आई? तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा पार्ट देखो, when what rights are available to Mohsin if he repays the full amount? अगर वो मोहसिन पूरी अमाउंट दे दे फिर क्या करेगा? लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। तो लैला तो इंसॉल्वेंट है, तो वो फैजान और मोहसिन आपस में, फैजान और मोहसिन है, फैजान और मोहसिन जो है आपस में बियर करेंगे वो लॉस, लैला पे केस फाइल करेंगे फिर। ठीक है, सो जरा पढ़ो, मोहसिन में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन। और फिर आखिर में कहा फैजान मस्ट शेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ लैला इक्वली विद मोहसिन। कि लैला तो डिफॉल्ट कर गई तो लॉस कौन बियर करेगा? मोहसिन और फैजान। अब आते हैं, ये बात समझ आ गई है जी? सो ये था, देखो पास पेपर कितना क्लेवरली बनाता है, कई दफा इतना आसान होता है लेकिन स्टूडेंट को ट्रैप करता है कि अनलेस कंट्रेरी की बात लिखता है कि नहीं लिखता। तो मेरा मानना है कि जिसने नहीं लिखी होगी उसने उसका सवाल काटा होगा आंसर, क्योंकि उसके मुताबिक वो हतमी फैसला है और वो गलत है। चलो जी वापस आता हूं जी, अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं। सॉरी, यहां से हमने शुरू करते हैं दोबारा से, हमने छोड़ा था यहां पे 1.1.5 पे आते हैं जी। जॉइंट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं क्योंकि अब आपको समझ आ गई है। अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, पहले ही लाइन में लिख दिया। इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिसर द फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस। अब ये जनरल प्रोविजन है, ऑल द प्रोमिसर जॉइंटली इन केस ऑफ प्रोमिसर्स आर अलाइव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर जॉइंटली विद द सर्वाइविंग, यानी वो एक्स मर जाए तो बाकियों के साथ, in case of death of any of the joint promiser, और आखिर में representative of all of them jointly in case of death of all of the joint promisers। क्लियर ये बात? मेरा ख्याल है ये तो बात हमें जरा पढ़ लो जल्दी से 7 और 8 एग्जाम्पल। करता है कभी कभी, हाँ करता है, टेस्ट करता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं करता, 2 मार्क्स, लेकिन वो तब कर रहा होता है जब उसे लगता है कि पेपर ज़रा बैलेंस करना है तो डेफिनेशन पूछ लो ताकि बच्चा जल्दी से लिख ले। ये होता है क्योंकि इस स्टेज पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चा ना वो कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को, तो वो फिर वो एक्सपेक्ट करता है मैंने अपनी तरफ से आसान सवाल दिया, तो वो ये करता है। एग्जाम्पल 7 और 8। क्या जो आजम और बाबर के जॉइंटली है ना, लेकिन आजम की डेथ हो जाती है तो आजम के रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली करेंगे बाबर के साथ परफॉर्मेंस, लेकिन आजम के रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना जल्दी थोड़ी ना पता चलेगा कि मतलब डेथ का तो पता नहीं, पता चल ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना फॉलो पता चल जाएगा कि उसने लायबिलिटी पे ऑफ करनी थी और इतनी जल्दी तो नहीं उसकी। ट्रू, तो उसमें आपको मिल जाती है, उसमें आपको गुंजाइश मिल जाती है। ये देखो ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे की लिवरेज क्रिएट कर लेते हैं। मसला कोर्ट को तब होना है जब कोर्ट के पास कोई जाएगा, और जब अगर मैं कहूँ कि उसको पता लग गया जिसको भी पे करना है कि बंदा मर गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाना है, अब तो कोई मसला नहीं।
इसमें इशू कोई नहीं होता। प्रॉब्लम तब है जब लोन में आप देना नहीं चाह रहे और वो कोर्ट में चला जाए, तब प्रॉब्लम आएगा ना, उससे पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हमारी होती है। हाँ, अगर ये बैंक हुआ, बैंक लिवरेज नहीं देता। अगर यही लोन लेंडर बैंक हुआ, बैंक आपको स्पेसिफाइड डे पे लिवरेज नहीं देगा। फिर उस केस में ये होता है कि फिर जॉइंट प्रोमिसर पे था तो कोशिश करे कि बाबर पे कर दे, बाद में आजम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से उसकी स्टेट से रिकवर कर ले। देखो अगर, और बड़ा लॉजिकल बात कहता हूँ, जब आप किसी के हिस्से की लायबिलिटी पे करते हो, इनफैक्ट उसके साथ जॉइंटली बिजनेस कर रहे होते हो, तो बिजनेस का सारा पैसा भी तो उसके हिस्से का आपके बिजनेस में ही है। तो टेक्निकली सोचो तो आपको पल्ले से नहीं दे रहे होते, उसी बिजनेस से निकाल के दे रहे होते हो। बात समझ आई है थोड़ी सी? तो वो हाँ, और जब उसका हिस्सा बनाएगा तो उसमें से उस लायबिलिटी का शेयर उसको ट्रांसफर कर देगा। बड़ा लॉजिकल है। हम लोग कई दफा इलॉजिकल सोचना शुरू हो जाते हैं, हालांकि बड़ा लॉजिकल है भाई। जिसका भी लायबिलिटी पे करो उसका एसेट भी तो तुम्हारे साथ ही पड़े हैं, तो फिर काहे का रोना। जो बैंक है, जो जिस बैंक के कोई बंदा मर जाता है तो ज्यादातर सुनने में आता है उसकी लायबिलिटी ले ऑफ मतलब क्लियर कर देता है, तो वो बैंक लायबिलिटी ले फिर देता है? अगर कोई बंदा डेथ हो जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है बेटे। लायबिलिटी किस किस्म की? लैंडिंग? नहीं बेटे, डिपेंड करता है कि लैंडिंग है किस किस्म की। लैंडिंग में अब अगर बैंक ने अनसिक्योर्ड डेट दिया हुआ है, वैसे तो इंडिविजुअल को कभी भी बैंक अनसिक्योर्ड डेट नहीं देता, लेकिन दे भी देता है, जिस तरह क्रेडिट कार्ड की सूरत में, जिस तरह डेबिट कार्ड की, लेकिन उसमें उसने अटैचमेंट की होती है। जिस तरह डेबिट कार्ड में उसकी, क्रेडिट कार्ड में उसने उसकी सैलरी अटैच की होती है कि भाई इसके सैलरी अकाउंट में से निकाल लूंगा अगर मुझे चाहिए हो, तो वो क्लेम कर लेता है। तो लेकिन जो 5 10 साल पहले बैंक बहुत ज्यादा लोन देता था, तो हमारे एक दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था, तो उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो बैंक ने वाले जब लेने आए पैसे, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि उसकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने कहा कि हम ले ऑफ कर देंगे। हाँ, तो वो लिया, उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना। उसका डेट वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है। पर्सनल लोन किसी दूसरे पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर नहीं है, पर्सनल लोन है ना। उसने जो सिक्योरिटी लिखवाई होगी बैंक के पास, बस वही एविडेंस है उसकी, उसके उसमें से नहीं निकाल सकते अदर प्रॉपर्टीज में से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, अनलेस कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। मैं जैसा मैं बैंक के लेंडर कह रहा हूँ, लेंडर यहाँ पे बेवकूफ है कि उसने अगर आपको लेंडिंग की है तो उसने आपके साथ आपकी सिक्योरिटीज, आपकी चीजों के अगेंस्ट सिक्योरिटी लेता है। अगर तो वो सिक्योर्ड है तो वो उन चीजों को बेच देगा। जैसे आपकी लैंड है, आपकी कोई चीज हो सकता है, कोई कार हो, वटएवर, वो बेच के पूरे कर लेगा पैसे, लेकिन जितने रिकवर होंगे उस उतने। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव जवाबदेह नहीं है। और तो फिर उस केस में उसने अगर उस पर सरेंडर कराई हुई है तो जवाबदेह, वरना नहीं। वरना अदर प्रॉपर्टी भी साफ है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अदर प्रॉपर्टी भी साफ रहेगी, सिर्फ जो प्रॉपर्टी जिस पे बैंक का चार्ज है या बैंक ने सिक्योरिटी के तौर पे ली है, बैंक वो रिकवर कर सकता है, उसके बाद छेड़खानी नहीं कर सकता बैंक, ठीक है, ये होता है। हाँ, फिर तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, फिर तो बिजनेस है ना, वो करेगा बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उस केस में तीनों पार्टनर ने मिलकर लोन लिया होता, तो वो कहते एक मर भी गया तो क्या हुआ, दो तो है ना, तो दो से रिकवर कर लेता हूँ, वो आपस में खुद ही रिकवर करते रहेंगे, ये होता है। चलो जी, चलें, 7 8 होगी, 7 8 डन। अच्छा, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, मेरा ख्याल है यहीं पे इख्तिताम कर देते हैं। अल्लाह ताला सबको साइंस फरमाए, कल यहीं से पढ़ लेंगे। मैं